बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर आज एक अहम दिन था। पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, वहाँ पर आज एक दिलचस्प मरहला आया जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फुल बेंच यानी फुल कोर्ट की इस्तदा की गई वकला की जानिब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से है और दीगर इत्तेहादियों की जानिब से भी। लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद आज रात तकरीबन 9 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो तमाम दरख्वास्तें थी फुल बेंच के हवाले से वो मुस्तरद कर दी गई। अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कल सुबह 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी और समाअत एक ही नुक्ते पर होगी कि क्या डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के अंदर जो कोट किया सुप्रीम कोर्ट के 63 के फैसले या एडवाइस के हवाले से, क्या वो दुरुस्त था या नहीं। इसी हवाले से आज सुबह भी बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की इत्तेहादियों की तरफ से। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी जारहाना बातें की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैच फिक्सिंग नहीं, बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अब ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि हुकूमती इत्तेहाद ने इस प्रोसीडिंग का अब बॉयकॉट कर दिया है। यानी अब हमजा शहबाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से कोई भी वकील इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने पेश नहीं होगा। अब पेश नहीं होंगे तो जाहिर बात है इनके बगैर भी अदालत रुक तो नहीं जाएगी, फैसला तो बहरहाल हो जाएगा और समाअत अदालत ने इस हवाले से मुकम्मल करनी है। और अदालत ने आज भी इसका इंदिया दे दिया था कि यह मामला ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता और ये मामला आगे ही चलेगा। इसके ऊपर कुछ दिलचस्प कानूनी और आइनी सवालात भी हैं, लेकिन इसकी सियासी इंप्लीकेशंस भी हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के और मियां नवाज शरीफ के और फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज़ तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। हम कोशिश करेंगे रशीद रिजवी साहब को भी अपने साथ इस प्रोग्राम में जोड़ें, क्योंकि रशीद रिजवी साहब की एक आइनी जो उनकी कमांड है वो हम चाहेंगे तरह क्लैरिटी भी उनकी तरफ से आ जाए। रशीद रिजवी साहब से मैं आगाज़ कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आज सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा, मुतअद्दिद जगह पर आपका व्यू भी मैंने सुना, लेकिन अब क्योंकि जो अब करंट अफेयर है ज़रा उसके ऊपर बात हो जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर नहीं की, ख़ास तौर पर जो की गई कि फुल कोर्ट या फुल बेंच बनाया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद हो गई। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है कि हम खुद को अब इस तमाम समाअत से अलहदा कर रहे हैं, यानी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। इसकी कानूनी सिग्निफिकेंस से भी ज़रा आगाह कीजिएगा, लेकिन इसका इंप्रेशन क्या जाता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसके चीफ जस्टिस की समाअत वो कर रहे हो, 3 मेंबर बेंच कर रहा हो और वहाँ से एक जो पूरी साइड है, अपोजिंग साइड जो है, वो कहे जी कि हम तकरीबन नो कॉन्फिडेंस शो करते हैं और हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, हम खुद को इससे अलहदा करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। इसके कानूनी एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इसके कुछ ऑप्टिक्स और भी हैं। आप क्या बड़ी लंबी स्टैंडिंग है बहैसियत एक वकील के, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए मुनीब साहब, मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो तो बड़ा नेगेटिव जाएगा जुडिशरी के लिए कि हुकूमत को और इतनी सियासी पार्टियों को कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये तो बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अब अगर ये बाइकआउट का जो कुछ उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये सुसाइड है। फिर इनको लड़ना चाहिए था, फिर लास्ट ये भुट्टो वाली बात हो जाएगी कि बिल्कुल एंड में या तो शुरू से कहते कि हम इन 3 जज के पास किसी चीज के लिए अपीयर नहीं होंगे। ये बार बार क्यों सुना जाता है? यही सारे इशू पॉलिटिकल मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड यही 3 जज क्यों सुनते हैं? या तो बोलते नहीं, जाते ही नहीं शुरू से, जब गए थे तो फिर अब मेरिट पे भी केस लड़ते। सही। वो अपना जब डिसमिस हो जाने के बाद बाइकआउट करना फिर सुसाइड मैं समझता हूँ जुडिशियल सुसाइड है
कि अब उन्होंने मैदान ओपोनेंट के लिए और आसान कर दिया काम। अच्छा सर, इसे जिस तरह आप फरमा रहे हैं, आपने इसे जुडिशियल सुसाइड कहा, लेकिन बहसीत एक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आपका बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहा है, आपकी स्टैंडिंग भी बहुत लंबी है, आपने बहसीत एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद चीफ जस्टिस के सामने भी आप पेश होते रहे। ये जो इंप्रेशन होता है करीब 3 मेंबर बेंच यही मखसूस बेंच क्यों बन रहा है, अब उस बेंच के हवाले से सोशल मीडिया पे भी बड़ी बहस होती है। जैसे ही कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है एक बहस शुरू हो जाती है कि कौन सा बेंच बनेगा। जब पता चल जाता है ये बेंच है तो फिर लोग ये प्रिडिक्ट करने लग पड़ते हैं कि फैसला कौन सा आएगा। और आज तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि कुछ जज साहबान ऐसे हैं जिनका हमारे मुताल्लिक कोई भी केस हो उनका बेंच में होना लाजमी है। ये तासुर पाकिस्तान की जुडिशरी को ख़ास तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ये जो पूरा मामला चल रहा है और एक पूरी जमातों ने जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने इकट्ठ कर लिया है कि ये बेंच जो है इससे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। ये क्या इंप्रेशन दे रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से जब ये 3 मेंबर बेंच जजेस की बात आती है? देखें आप मुनीर साहब, अगर हिस्ट्री देखेंगे जुडिशियल सिस्टम की हमारे, तो मैंने जितना देखा है कि अमूमन चीफ जस्टिस के अपने फेवरेट जजेस होते हैं और वो बेंच बनाते हैं तो उसी में वो उसी से अपने फेवरेट जजों को ही रखते हैं ताकि कोई डिसेंट कम हो और उनके बाय कंसेंट जितने भी फैसले हो सकते हैं कर लें। ये आप देखें रजाद अली शाह साहब के भी फेवरेट जजेस थे और नाजिम हुसैन साहब के भी, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी, ये इन सब जजेस के अपने फेवरेट होते हैं। साकिब निसार साहब के भी, आसिफ सईद खोसर साहब के भी। तो ये इम्प्रेशन होना नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो उसका ये भी एस्पेक्ट है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने साथ कभी सीनियर जजेस को भी इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बैठाया करे। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि 16वां 17वां को उठा के ले आए जो सिर्फ आई एग्री लिख दें। ठीक। तो ये भी एक पब्लिक परसेप्शन जा रहा है और पिछले 3-4 सालों में तो ये बड़ा एडवर्सली अफेक्ट किया है कि आम आदमी भी, आप तो सवाल करते ही हैं, लोग हमसे एयरपोर्ट पे बहुत से आम पैसेंजर्स भी जो है वो पूछते हैं कि साहब ये क्या बात है कि क्यों 3 आदमियों के पास ये फैसले जाते हैं, सुनने के ये इश्यू जाते हैं। ठीक। वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है तो जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिफेंड करना। बहुत बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका। जुबैर साहब मैं आपके पास आऊँगा। ये अभी रशीद रिजवी साहब ने कहा कि ये एक किस्म की जुडिशल सुसाइड आप करने जा रहे हैं, या तो आप पहले इस बेंच के सामने ना जाते। ठीक है, आपका तासुर होना, इंप्रेशन होना, इसकी बात तो उन्होंने भी कर दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आप बिल्कुल ही मैदान छोड़े? हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप अदालत को कन्विंस कर पाए कल, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपने ऑलरेडी हथियार डाल दिए हैं? नहीं, एक तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो मैटर ऑफ ओपिनियन है कि किस वक्त हमें छोड़ना चाहिए था या जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और बार बार एक इशू पर 63(1) की इंटरप्रिटेशन पर ये कोर्ट में, अदालत में बार बार केसेस जाते हैं। अभी इस वक्त मुनीब एज वी टॉक तो ना ही किसी सूबाई असेंबली के मेंबर को, ना ही नेशनल असेंबली के मेंबर को पाकिस्तान में ये पता है कि अगर मैं पार्टी लाइन क्रॉस करके वोट दूंगा तो उसका नतीजा क्या होगा और उसका कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगा और स्पीकर की रूलिंग क्या होगी। ना स्पीकर को पता है ना मेंबर्स को पता है कि किसी केस में कहेंगे कि जी ये काउंट होंगे वोट्स और किसी केस में कहेंगे ये वोट्स काउंट नहीं होंगे। तो हमारा जो रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट से कि जी एक इस मसले को, ये कोई एक वन टाइम मसला नहीं है, ये इस इशू से मुताल्लिक नहीं है, ये फिर उठेगा और फिर क्राइसिस होगा। सो आने वाले महीनों सालों के लिए इसको एक दफ़ा तय करने के लिए आप पूरी फुल बेंच बना दें। और फुल बेंच तो आपको सबसे ज्यादा देखे ना, चीफ जस्टिस को सबसे ज्यादा यकीन अपने ब्रदर जजेस में होना चाहिए, हमारे से ज्यादा तो उनको होना चाहिए। तो वो तो हाथ उठा के ये कहते हैं कि जी ठीक है हम फुल बेंच बना देते हैं। लेट दिस बी डिलिबरेटेड वंस एंड फॉर ऑल।
और इसको एस्टैब्लिश किया जाए कि जी इस पर क्या सजा होगी, क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा, क्या वन टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, फॉर लाइफ होगा, ये भी अभी तक नहीं। अच्छा मुझे जुबैर साहब एक बात बताइएगा, हर दफा सर, तो ये ये बताइए, फैसला आप क्लैरिटी के हवाले से कह रहे हैं कि नहीं फुल बेंच फुल कोर्ट बनना चाहिए, ज्यादा जजेस होने चाहिए, या इसलिए कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब आज फरमा रही थी कि ये 3 मेंबर बेंच जिनके बारे में हम ख्याल जजेस कहा जाता है, आपको इस पर एतबार नहीं है? आप क्लैरिटी के लिए ज्यादा जजेस चाह रहे हैं, या आप एतबार नहीं है आपको सदर एहतराम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के चुनिंदा मजीद 2 जजेस के ऊपर? दोनों देखें जी, जिस तरह इजाज हैं वो 2016 नवंबर में पनामा का केस आया था। 2016 नवंबर 5.5 साल 6 साल तकरीबन हो चुके हैं। उसके बाद वो मॉनिटरिंग जज भी लग गए। तो आज तक हर केस में जहां पीएमएलएन होते हैं वो होते हैं, मतलब जजेस आए चले गए, दूसरे जजेस बैठे हैं। तो ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा जो झगड़ा वो हमारे से जजेस फरमाते हैं कि जी अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर पार्लियामेंट चलाएं तो इस किस्म के झगड़े नहीं होए। तो भाई पहले आप अपने जजेस तो 15 या 16 जो जजेस हैं उनको तो साथ बिठा लें, कभी एक इश्यू पर तो बिठा लें, ये डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि उनको किसी से डर खौफ नहीं है, कोई हम ख्याल जजेस नहीं है। सब जजेस की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जस्टिस फाइज ईसा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जो भी जज सुप्रीम कोर्ट की हद तक पहुंचता है तो उसकी कोई हैसियत होती है। बट ठीक है, लेकिन अब आपने आपको ठीक है, लेकिन आपने इसका बॉयकॉट कर दिया। मैं जरा भट्टी साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन शाहजेब खानदादा साहब ने ज्वाइन किया। शाहजेब खानदादा साहब, इस वक्त पीडीएम ने अनाउंस कर दिया, हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अभी रिजवी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक किस्म की जुडिशल सुसाइड है। अब ये अभी जुबैर साहब के सामने भी मैंने यही सवाल रखा, उन्होंने कहा ये मैटर ऑफ ओपिनियन है कि हमें पहले बॉयकॉट कर देना चाहिए था या आज जाकर अब इस वक्त किया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने जा रहा हुकूमत का इसको। आपके नजदीक ये फैसला अब दुरुस्त है या बहुत लेट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा? देखिए, लेट तो हुआ है मुनीब। आप ज़ाहिर है जब हम ट्रांसमिशन में भी बात कर रहे थे कि नून लीग लेट है और पीडीएम पूरी, अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग और जितनी भी इत्तेहादी हैं वो इमरान खान साहब से बयानिया बनाने में बहुत पीछे हैं। खान साहब तो ओपिनियन बनाते हैं अपने बयानिए के साथ। ये डिबेट तो बहुत अरसे से जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो बार बार कर रहे थे कि जी देखें किस तरीके से बेंच बन रहे हैं। कोई भी मामला आता था कि बेंच ऐसा बनेगा, फिर बेंच बनता था तो बताते थे ऐसा फैसला होगा। मगर बहुत देर की है पीडीएम ने, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, उन्होंने इस बात का इदराक करने में, बहरहाल इदराक तो था, इस बात को मंजर आम पर लाने में। जहाँ तक बात कर रहे थे जुबैर साहब एक बेंच की, तो इमरान खान साहब की जो नैब के तरामीम के हवाले से पटिशन है, चीफ जस्टिस साहब ने फ्राइडे को उसकी भी बेंच का ऐलान कर दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब होंगे, उमर रजा बदियाल साहब को चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, मगर साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। तो जो 3 रुकनी बेंच है उसमें भी ये 2 जजेस शामिल हैं। तो क्या क्या अब आगे जाके होगा जिस पर अदम एतमाद का आप इजहार करते रहेंगे? क्योंकि आपको जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा उस पर बहरहाल अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अगर नैब तरामीम के हवाले से अदालत कह देती है या फिर वापस पार्लियामान में मामला भेजती है तो क्या आप उस पर अमल दरामद से इनकार कर देंगे? अगर कल हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला आता है, या फिर आप जैसा कि शाहिद खान अब्बासी साहब अभी प्रेसर में कह रहे थे कि तारीख पर फैसला करेगी, तारीख तो फैसला करेगी, मगर जो चीफ जस्टिस तो जस्टिस उमर रजा बदियाल ही हैं और आपने इफेक्टिवली उन्हीं पर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो आगे जाने बहुत सारे ऐसे मुकदमात आएंगे जिसमें कहीं हुकूमत फरीक होगी, कहीं पर ये जमातें फरीक होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे। तो किस किस मामले का बॉयकॉट करते रहेंगे, किस बेंच के सामने पेश होंगे, किसके सामने नहीं होंगे, ये एक ऐसा सवाल है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में भी ये नहीं हुआ कि जजेस को कहा गया हो कि जी हमें आप पर एतमाद नहीं है। ये जरूर कहा गया कि जी आप फुल कोर्ट बना दें। जो एक दूसरा तरीका था, इनडायरेक्ट तरीका था ये कहने का कि हमें इस जज पर एतमाद नहीं है। प्रेसर्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जरूर इस बात का बहरहाल इजहार किया गया। और अभी जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि जो जज हैं उनके नाम लेके जो अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ठीक, अच्छा ये शाद भट्टी साहब, मैं क्योंकि शाहजेब साहब ने ये पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट है, लेकिन आपको लगता है ये देर हो गई है, पीडीएम की हुकूमत देर कर चुकी है और वो कहा जाता है ना कि बस उन्होंने मिस कर दी है, अब शायद वो बेशक बॉयकॉट भी करें उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा, जिसका जिक्र रशीद रिजवी साहब ने भी किया, शाहजेब खानदादा साहब ने भी किया। जजेस तो केसेस को आगे चलाते जाएंगे, बेंच भी बनते रहेंगे, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं, वो इस्तेहकाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा इस वक्त हुकूमत को किसी भी हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने बाइकआउट किया है ये काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है और शर्मनाक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट पे ये जो इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है।
नंबर टू पब्लिक परसेप्शन पर जजेस नहीं दिया करते, ना जाना चाहिए अदलिया को कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। नंबर 3, हकूमती इजलास हो जाता, इलामिया एक जारी करते कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, पोलाइट शाइस्ता लहजे में, या फिर हकूमती वकला आते और वो आकर अदालत में कहते कि आप पर हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, हम नहीं करना चाहते, फिर भी ठीक था। लेकिन आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिसको आप जारहाना कहें, बल्कि ये तो शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं। हम कल भी कह रहे थे जब तरीके इंसाफ थी कि तनकीद करें, इदारों की तजलील ना करें, तहकीर ना करें। कल भी कहा था कि इदारों को मुतनाज़े ना करें। आज कहा गया ईमानदार जजेस के शामिल होने से, मतलब ये सारे बेईमान जज हैं। कल भी कहा गया कि तराजू ठीक करें, मतलब ये कि ये तराजू इनका जो है ये गलत तराजू है। कल भी आज कहा गया कि एंटी PMLN जजेस, मतलब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई PMLN के लाइक माइंडेड जजेस भी बैठे हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है। मैच फिक्सिंग नहीं, जज फिक्सिंग। क्या मतलब है आपको जस्टिस कयूम वाली फिक्सिंग चाहिए इधर, और फिर का फुल कोर्ट नहीं प्रोसीडिंग का बाइकआउट करेंगे। शर्मनाक। बगावत पर मजबूर ना किया जाए, अदलिया पर उंगलियां उठती हैं। हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अभी क्या इंसाफ चाहिए? नवाज शरीफ साहब लंदन में इसी अदलिया की बदौलत, मरियम नवाज साहब बाहर हैं इसी अदलिया की बदौलत, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज वजीर आला हैं इसी अदलिया की बदौलत। 18-19-22 के करीब इरशाद भट्टी साहब, जिसकी हुकूमत जाती है, जिसकी हुकूमत जाती है या जिसके खिलाफ कोई फैसला आता है, वो हर कोई यही कहता है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ये कह रहे थे। नहीं, मैं उसी की बात कही है ना। नहीं, हर कोई किसी साथ जो भी कहता है वो काबिल मुजम्मत है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुछ, खुदा के लिए। और मैं इदारों से भी कहता हूं कि फौज को अपनी रेड लाइन में रहना चाहिए बिलाशुबा, अदलिया को इंसाफ करना चाहिए बिलाशुबा। लेकिन ये जो हम रेड लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, और मैं तो अब इन इदारों पे हैरान हो रहा हूं कि वे कब अपनी इज्जत कराएंगे। कब तक? जब तक सब कुछ लुट जाएगा, जब तक सब कुछ खत्म कर। ये जमहूरियत है, ये आजादी है। इदारों की इज्जत आप कह रहे हैं, इदारे अपनी इज्जत खुद करवाएं। आपने कहा इदारे अपनी इज्जत खुद करवाएं। अब बात ये है कि आज इरफान कादिर साहब ने ये आर्गुमेंट, एक सेकंड भट्टी साहब, आखिरी एक बात मैं अर्ज कर लूं कि इरफान कादिर साहब ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि आप बड़ा बेंच बना दें तो जो तासुर है वो जायल हो जाएगा, और उसके तासुर के जायल होने की सबसे बड़ी जो तरीकाकार है वो यही है कि एक पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो सारा जुडिशल एक्यूमेन है वो सामने आ जाए, ताकि फिर कोई किसी पर सवाल नहीं उठा सकेगा। आज भी सवाल एक उठाया जाता रहा कि क्या हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहे हैं कि हमने सिरे से कोई फैसला नहीं मानना, या ये प्रैक्टिस तो भट्टी साहब आपको भी पता होगा कि किसी भी अदालत के अंदर, ख़ास तौर पर ये हाई कोर्ट्स के अंदर होता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होता है कि कोई एक फरीक जाकर अगर ये कहता है कि नहीं मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि जजेस खुद को उस बेंच से रिक्यूज कर लेते हैं। उसकी एक वजह ये है कि वो तो जजेस किसी के हक में तो होते नहीं है। इन्होंने कहा है जाके, देखिए इन्होंने जाके कहा है कि हमें आप पर एतराज है, नहीं कहा। नहीं, आज इरफान कादिर साहब की दलील क्या थी? आपने सुनी इरफान कादिर साहब की दलील बेसिकली? जी सुनी, लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे जस्टिस फायज ईसा साहब के हुदैबिया वाले केस पे एतराज है कि वो ओपन एंड शट केस बंद हो गया था। फैजाबाद धरने वाले केस पे मुझे कई तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी नहीं है, लेकिन क्या वो काबिल एहतराम जज नहीं? आप उसमें काबिल एहतराम जज हैं, वो बिल्कुल हैं। मैं कह रहा हूं आप उसमें पार्टी होते तो जाके कहते, जो पार्टी है ना, अगर नैब कह देता कि जी हमने आपके खिलाफ आपके सामने केस नहीं सुनना बिकॉज आप जो है एक तासुब रखते हैं, तो फिर उनको वाकई वो केस नहीं सुनना चाहिए था। बात आपने फिर मुनीब भाई नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं कि कोई जज जो है वो, अब फॉर एग्जांपल बिलावल साहब ने फायज ईसा साहब को कहा था डेमोक्रेट जज, क्या बाकी सारे फौजी जज बैठे हुए हैं? अच्छा चलिए, तो साहब मुझे ये बताइएगा, ये बार बार अभी भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि आप जजेस में तकसीम ला रहे हैं, आप इदारों पर हमले कर रहे हैं, और इदारे अपनी इज्जत आपसे कब करवाएंगे? आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। और ये जो मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग आपने कही, ये भी काबिल मुजम्मत है। 75 साल इंतजार कर और फिर जुबैर भाई, एक मिनट जुबैर साहब की बात सुन लेना भट्टी साहब, फैसला आया ही नहीं। अच्छा चले बात सुन लेना, बात सुन ले जुबैर साहब। सर एक हिस्ट्री होती है
और वो जो रेड लाइन की जिक्र किया है इरशाद भट्टी साहब ने, वो रेड लाइन का मतलब ये है कि भुट्टो साहब को टांग दिया, और रेड लाइन ये है कि उसके खिलाफ कुछ बात ना की जाए जब तक कि खुद उस बेंच का जज नसीम हसन शाह आके ये कहे कि हमने किस प्रेशर में किया था, मार्शल लॉ लगे 99 में और उसको वैलिडेट कर दिया जाए, तो रेड लाइन ये है कि उसके खिलाफ बात ना की जाए। ये कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बिल्कुल 2 नंबर रीजन पर डिस्क्वालीफाई किया था, एक रिसीवेबल पर, एक अकाउंट रिसीवेबल के बेसिस पर लाइव डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में एग्जांपल है। और मैं ये बार बार कह चुका हूं मुनीब कि एक अकाउंटेंट को आप डिमोट नहीं कर सकते उस रीजन पर। यहां इन्होंने मियां नवाज शरीफ को कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके बाद नैब को कहा रेफरेंसेस फाइल करें, उसके बाद कहा कि इतने अरसे में रेफरेंसेस फाइल करें, फिर उनको कहा गया कि इतने अरसे में कन्विक्शन होनी चाहिए ताकि जब जुलाई 2018 का इलेक्शन हो तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेल के अंदर हो। ये कौन सा इंसाफ है? अगर उसके खिलाफ बात करते हैं और वैलिड रीजन से बात करते हैं तो आप कहते हैं रेड लाइन क्रॉस हो गई। नहीं, रेड लाइन क्रॉस ये जुबैर साहब क्या ये दलील, ये आर्गुमेंट दुरुस्त है? वो फखर से बात कर सकता है? सर आपने अदालत के अंदर, आपने, आपके वकला ने किसी एक मौका पर भी, अभी क्योंकि रशीद रिजवी साहब ने भी कहा, अभी भट्टी साहब भी कह रहे हैं, या तो आप जाके कह दें कि जी हमें आप पर एतबार नहीं है मोअज़्ज़ज़ जज, आप काइंडली कोई और बेंच और किस तरह से कहें? मतलब क्या बच्चों वाली बात है? जब हम कह रहे हैं फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट, इरफान कादिर साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, फारूक नाइक साहब भी कह रहे हैं, फुल कोर्ट का कह क्यों रहे हैं? अब डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है एड्रेस करने का, और जिसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं और क्लैरिटी है कि जी हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इन जजेस में, और आप कह रहे हैं कि जी आप ये डायरेक्टली क्यों ना कह दें, और किस तरह से कहें? ठीक, अच्छा शाहजेब साहब, अदम एतमाद जज साहिबान पर, ये मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो बहस है वो यही है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी यही कह रही है, हमें एतमाद नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है इंसाफ की इस बेंच से। क्या मुस्लिम लीग नून के वकला ने, शुजात साहब के वकील ने, किसी एक ने भी क्लियरली अनइक्विकल स्टेटमेंट आज दिए कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है? या आपको लगता है कि वो जो तरीका अपनाया गया इरफान कादिर साहब की जानिब से वो एक बड़ा महज़िब तरीका था, ऐसे ही होना चाहिए था अगर उन्होंने कह दिया कि बड़ा बेंच बना दे ताकि तासुर ज़ायल हो जाए किसी बायस का? देखिए, फिर बाहर भी यही होना चाहिए था। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत डायरेक्ट बात कर रहे थे, आप जजेस के हवाले से भी ये कह रहे थे, एजाजुल हसन साहब के हवाले से भी जो बात कर रहे हैं, अगर डिसेंट तरीका कोर्ट के अंदर है तो फिर बाहर भी कर लें, क्योंकि कोर्ट के अंदर ही कहा जाता है। मुझे आप खुद वकील हैं, आप बताते हैं कि जी आप पर हमें एतराज है। जैसे फाइज ईसा साहब है, तो मैं बात कर रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हर मामले में नजर आता है कि बहुत ही लेट बैक है या लेट है। फाइज ईसा साहब ही से सबक सीखें, जब उन्हें जिस जज के ऊपर एतराज था वो अपने मुकदमे में टाइम पर, वक्त पर सवालात उठाते रहे जब तक उनके जजमेंट का फैसला नहीं आया, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो। अगर वो ना रहते तो किसने जल्दी चीफ जस्टिस बन जाना था, उस पर उन्होंने एतराज उठाया, कौन उनके खिलाफ बायस हो सकता था, कौन फैसला, उन्होंने अपने वक्त पर अपने केस के हिसाब से बिल्कुल सही तौर पर उसको डील किया और मेक श्योर किया कि कहीं भी उनके खिलाफ जो बायसनेस पाई जाती है या जिस तरीके से उनका जो केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो पहले टेकअप कर लिया गया था और बाकी रेफरेंसेस को छोड़ के, तो उन्होंने एक एक कदम पर अपना केस लड़ा और फ्रंट फुट पर आकर लड़ा। अब अगर नून लीग को देर से ख्याल आया, वो भी ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया पे जाके तो आपने बताना है, वहां जाके आपने डायरेक्टली बात नहीं करनी है, बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना है, तो एक अलग बात है। मगर जो तहरीक इंसाफ का मामला है, देखें ये जो बात हो रही थी कि जो आज किया गया है, इमरान खान साहब के जितने भी बेंचेस बने हैं माजी में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का हो, उसमें जजेस मौजूद थे यही। फिर जब फैसला आया उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें भी जजेस मौजूद थे यही। उनको जब आया कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है, उसमें भी इनमें से जजेस मौजूद थे। जब इमरान खान साहब की बनी गाला को रेगुलराइज कराने का आया, उसमें भी इनमें से जजेस मौजूद थे। जब फैसला आया ग्रैंड हयात वन का, उसमें भी यही जजेस मौजूद थे। और जब गुज्जर नाले के ऊपर से तजावुजात हटाने का फैसला आया, उसमें भी ये जजेस मौजूद थे। तो इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक ही फैसला आया जिस पर उन्होंने फिर देखा आपने क्या किया जलसों में, और वो फैसला था जिसमें जाहिर है ये जजेस मौजूद थे, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को भी अपने साथ साथ घर भेज दिया था। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जब एक फैसला आया तो उन्होंने अपनी तकारीर में क्या किया, उन जजेस के खिलाफ ट्रेंड क्या चले, और जो तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट होते थे, इन्हीं जजेस की 5 रुकनी बेंच की तस्वीर लगा के उनके साथ क्या किया जाता था, ये भी सबको याद है। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ तो एक ही फैसला आया, उन्होंने जजेस के साथ जो किया और अपनी तकारीर में जिस तरीके से जुडिशरी को एक मुतनाज़े बनाया, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। उन्होंने तो शदीद तनकीद की, हालांकि सारे फैसले तकरीबन उनके हक में और उनके मुखालिफिन के खिलाफ आते रहे थे, उन जजेस पर जिन पर आज पीडीएम की एतराज किया जा रहा है उनकी तरफ से।
तो खान साहब के लिए अगर अलग स्टैंडर्ड है जिसका ऑपोजिशन कह रही है, तो वो जो तासुर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज ऑपोजिशन बोल रही है, लेट बोल रही है, वो कोर्ट रिपोर्टर्स और बहुत ही मोतबर कोर्ट रिपोर्टर्स वो बहुत अरसे से ये बात करते आए हैं। आप देख लीजिए, जो भी मुकदमा आता है पहले से बताते हैं कि जी अब ये बेंच बनेगा, फिर ये फैसला आएगा, फिर ये समाअत होगी, सब चीजें बताते जाते हैं। तो कोर्ट ने कॉन्फिडेंस तो खुद बहाल करना है। आज मुतालबा क्या था? मुतालबा ये था कि कोर्ट अपने एक फुल कोर्ट बनाए और हम वो कबूल कर लेंगे फैसला। उस फुल कोर्ट में क्या था कि जी आपके जो अपने फैसले हैं उसमें आप अपने साथी जजेस को भी शामिल कर लीजिए। तो आज तासुर क्या गया है कि 3 रुकनी बेंच ही अगर कल सुनेगा और मुल्क की सारी जो अपोजिशन क़यादत है और जो हुकूमती क़यादत है वो मिलकर आपसे कह रही थी, जिसमें इतनी सारी पार्टीज है जिनका 60% वोट है, कि क्या जो फिर सवाल उठाया जा रहा है कि अपने साथी जजेस पर भरोसा नहीं था कि जिसकी वजह से ये फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, ये बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल जितना ये लेट हुए हैं, पता नहीं पीडीएम को इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि बहरहाल बेंचेस तो बनेंगे, फैसले भी आएंगे, किस किस का बॉयकॉट करेंगे। हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। अभी शाहजेब साहब से बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून या लेट है या लेट बैक है, कि ये बयानिया बनाने में शायद देर कर, या अगर इनको एतराज़ मौजूद कोई 3 मेंबर बेंच के ऊपर है तो वो एतराज़ तो बहुत पहले से था, ये आपके साथ भी बहुत से लोगों से जिक्र भी इस बात का करते थे। लेकिन अब क्या इस फैसले के बाद कि जी हमने फॉर्मली बॉयकॉट कर दिया है, कल की जो समाअत भी होगी, मुस्लिम लीग नून या इस इत्तेहादी हुकूमत को कोई फ़ायदा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपका तज्जिया इस पर क्या है? क्या जो तरीक़ाकार आज अपनाया गया समाअत के दौरान, किसे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि महज़ब तरीके से डिप्लोमेटिक वे से बताया गया जज साहिबान को कि जी हमें इत्माद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आप पर, आप लार्जर बेंच बना दें, बड़ा बेंच बना दें, फुल कोर्ट का बना दें, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो इससे ज़्यादा डिसेंट तरीका नहीं अपना सकती थी मुस्लिम लीग नून? नहीं, मैं देखें इसको मैं डिसेंट तरीका तो नहीं कहूँगा, माजरत के साथ अर्ज है, क्योंकि आपने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लिया आपने जी। उसके बाद आप जब कोर्ट में चले गए और एक वक्फा हुआ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को एक तरफ खड़ा किया और वजीर दाखिला पंजाब के अता तारड़ साहब को दूसरी तरफ खड़ा किया और कहा जी कि जनाब अब अगर हमारा फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो हम तो बाइकाट कर देंगे जी। अब जब वापस आप अंदर गए कोर्ट में तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि फिलहाल हम सितंबर तक फुल कोर्ट नहीं बना सकते। फिर उन्होंने एक मौके पे ये भी कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में हम 3 जज हैं और हमारे अलावा सिर्फ 2 जज हैं, यानी कि सिर्फ 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में अवेलेबल है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे चीफ जस्टिस साहब अपनी बात जो है वो इनको कन्वे कर चुके थे, उसके बावजूद ये दलाइल देते रहे और कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। उसके बाद समाअत खत्म हो गई, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा इजलास किया अपना हुक्मरान इत्तेहाद ने और उसके बाद लेट नाइट जो है दोबारा फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी कि हम बायकाट करते हैं। तो मेरा ख्याल है देर कर दिया इन्होंने बात करने में और अब ज्यादातर लोग तो यही तासुर लेंगे कि पहले इन्होंने अदालती कार्रवाई जो है उसमें हिस्सा लिया, जब इनको पता लग गया कि अब हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं हो रहा तो उसका बायकाट कर दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया है, बहुत बदकिस्मती का वाकया है। इस पर एक फ्रीक जो है वो बायकाट करने वालों को बुरा भला कह रहा है, दूसरा फ्रीक जो है वो तरीके इंसाफ वालों पर तानाजनी कर रहा है कि देखे जी इनको पहले से ही अदालत के फैसले का पता था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तकसीम है हमारे मुआशरे में, जो पोलराइजेशन है, अनफॉर्चुनेटली अदालतें भी इसका शिकार हो गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान की सियासी और जो अदालती तारीख है उसके हवाले से बहुत ही अफसोसनाक दिन है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है, पूरी हुकूमत जिसमें कई जमातें शामिल हैं, 9-10 जमातें शामिल हैं, उन सब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसे बेंच पर अदम एतमाद किया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अब जबकि सांप गुजर गया है तो उसकी लकीर को पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी वाकया जो है इसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली जो है वो कमजोर रही, सियासी लिहाज से इमेच्योरिटी का मुजाहरा उन्होंने किया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में सियासी जमातों के जो सरबराहान और नुमाइंदे हैं उन्होंने अदम एतमाद किया। अच्छा मीर साहब, ये सर फरमा दीजिएगा कि इसके बाद
आपको इस इत्तेहादी हुकूमत, जो कि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का तो चले शेर है, उनके पास सूबा सिंध है, क्या रह जाएगी? आप इसे कह दें कि मॉरल जस्टिफिकेशन तो चले मौजूद रहती है, वो कहेंगे हम हुकूमत है, वफाक में मौजूद है, लेकिन इख्तियार ताकत के हवाले से क्या रह जाएगा इस हुकूमत के पास गवर्न करने के लिए या लोगों को डिलीवर करने के लिए? देखें, वफाक के पास बहुत कुछ है। अब देखें, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। रिस्क उन्होंने ये ले लिया और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये ले लिया कि सब इत्तेहादी जमातों ने आपस में सलाह मशवरा करके ये फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमने अपनी इस असेंबली की मुद्दत पूरी करवानी है और फिर ये IMF के साथ डील में चले गए। अब IMF के साथ डील का इनको बहुत सियासी नुकसान हुआ है और अभी तक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासी बेयकीनी है, उसकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है। तो इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद ये कैसे ये चले जाएं इलेक्शन में? तो ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से ये साल निकालें और अगर इलेक्शन अर्ली करवाना भी है तो ये अगले साल फरवरी मार्च में करवा सकते हैं। लेकिन ये जो इत्तेहादी हुकूमत के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं समेत मुस्लिम लीग नून के, अब उनका यही ख्याल है कि अगर इलेक्शन करवाना था तो उसके लिए 2.5-3 महीने पहले का जो वक्त था वो मुनासिब था। अब हमने जो इनिशिएटिव ले लिया है, सियासी नुकसान भी उठा लिया है, तो ठीक है, अब हुकूमत चलती है नहीं चलती, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये अगले साल तक इसको खींचे। क्योंकि अगर ये, अब जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, क्योंकि अब अगर ये अक्टूबर में इलेक्शन के लिए राजी होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इमरान खान के सामने सरेंडर किया है और इमरान खान साहब जो है वो अगर इलेक्शन हो जाता है तो वो ये तासुर देंगे कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादियों ने मेरे सामने सरेंडर नहीं किया, सब जो तगड़े लोग हैं उन सब ने मेरे सामने सरेंडर कर दिया। ठीक जुबैर साहब, अभी मीर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, ये बेंच तो सर बना रहेगा। अब जारी बात है, अभी शाहजेब साहब ने भी कहा, अभी जो आपने तरमीम की है नैब की, उसके हवाले से भी वो भी इन क्वेश्चन है, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का तो मेंबर होंगे, अब 2 जज साहबान का तो शाहजेब साहब ने भी बताया वो उसका भी हिस्सा है। तो क्या हर प्रोसीडिंग का बॉयकॉट करेंगे? हुकूमत करेगी, ये इत्तेहादी हुकूमत करेगी? क्योंकि आपके ख्याल में तो आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये तो फैसला अभी मेरा ख्याल है में हुकूमत करेगी और इत्तेहादी जमातें करेंगी, लेकिन आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उम्मीद की किरण उसी वक्त नज़र आ जाए कि जी अभी सक्सेसफुल भी हो जाता, आज हमने आवाज़ उठाई है और एकदम से इमीडिएटली बेनिफिट भी नज़र आ जाए। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। लेकिन अगर कोई समझता है कि ये स्ट्रगल में हम शामिल नहीं होंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। बहुत सी रेड लाइंस थी जो एक ज़माने में कोई उसको क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं होता था, वो हमने क्रॉस की और वो पाकिस्तान के मफाद में क्रॉस की। पाकिस्तान में तमाम लोग जो आज इमरान खान भी बातें करते हैं वो आज से 6 महीने पहले नहीं करते थे, आज करते हैं क्योंकि आज उनको समझ आ गई कि होता क्या है और हुकूमत साजी में जब आप जाते हैं तो आपको किस किस्म की इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और अगर आपकी बाउंड्री में आके कोई इंक्रोच करेगा तो आपको कैसा महसूस होता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है और वो कंसेंसस अगर आप हिस्ट्री पर कोई भी नजर डालेगा तो सब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो आवाज बुलंद करें। इस वजह से नहीं, इस डर की वजह से कि जी हम पावर में नहीं रहेंगे या पावर हमें नहीं मिलेगी या हमारे से कौन नाराज हो जाएगा। एक महज़ब तरीके से, जैसे अभी ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे जलसे जुलूस है, वो एक महज़ब तरीका, तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और हमारे साथ एक लॉजिक भी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं फुल बेंच तो उसकी लॉजिक भी साथ, मैंने जिस तरह कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को पता ही नहीं कि वोट इस तरफ डालेगा तो होगा क्या। आई मीन मजाक खेज बात है ये नहीं है। और ये एम्बिग्यूटी किसकी वजह से? एम्बिग्यूटी उन केसेस की वजह से है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गए और उसके जो नतीजे आए। ठीक। अच्छा, ये इरशाद भट्टी साहब, अब वो जो 25 अरकान मुनरफ अरकान थे उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी समीत जो अपील है वो भी अभी समात के लिए मंजूर, अभी जारी बात है उसमें कोई फॉर्मल समात नहीं हुई। अगर फैसला उसी बुनियाद पर आता है जिसका जिक्र ऑनरेबल जजेस पहले कर चुके हैं तो फिर उस पर जोर डलेगा आपको लगता है अब कि नहीं वो अपील फौरी तौर पर सुनी जाए? क्योंकि अगर वो अपील मंजूर होगी तो फिर सिरे से सब कुछ उलट जाएगा। देखिए, अभी तो इस केस में फैसला आया ही नहीं है, यानी अभी तो फैसला आया नहीं। 2-4 रिमार्क्स आए और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही हुकूमत इत्तेहाद के। दूसरी बात है, माजरत के साथ कंसेंसस डेवलप नहीं कर रहे आप जो सारे सियासतदान हैं,
ये कौम को तकसीम कर रहे हैं, ये नफरत पैदा कर रहे हैं। आपने नैब तबाह बर्बाद किया, FI आपके अंडर आ गया, उसके बाद आपने फौज पे चढ़ाइयाँ की जब तक आपको आपका मतलब पूरा नहीं हुआ, अब अदलिया पे चढ़ाइयाँ कर रही और फिजिकल आप हमला कर चुके हैं इसी अदलिया पे। तो बात यह है कि ये जो डिसेंट तरीका है, ये जो महजब तरीका है, ये जो डिप्लोमेटिक वे में इन्होंने अंदर वकील नहीं बोल, क्या ये डिसेंट तरीका है कि हमें ईमानदार जजेस चाहिए? मतलब ये आप तीनों बेईमान है खुदा न खास्ता। क्या ये डिसेंट तरीका है कि आपका तराजू ठीक नहीं है? क्या ये डिसेंट तरीका है कि एंटी PMLN है आप क्या डिसेंट तरीका है कि जज मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं? और क्या ये बगावत की बू, हम बगावत कर देंगे, प्रोसीडिंग का बाइकआउट करेंगे और अदलिया पर उंगलियां उठ रही हैं और इंसाफ की तवक्को नहीं? ये सारा डिसेंट तरीका है। इसका मतलब है ये अनार्की है, ये मुल्क जंगल है, ये कोई कानून नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? कल तक आप रूल ऑफ लॉ, सिविलियन सुप्रीमेसी, आजाद अदलिया और आपके हक में फैसला आए तो वाह 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 वाह, अल्लाह खैर तो मेरे खिलाफ फैसला आए तो ये है वो अदलिया जिसने हमें तबाह बर्बाद जमात का होता है। मैं शाहजेब खानजादा साहब, जनाब मोहम्मद जुबैर और शेरशाद भट्टी साहब और जनाब हामिद मीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा जी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।